मलेरिया इंसान के लिए तब से खतरा बना हुआ है जब से इसकी शुरुआत हुई है। अगर आप मलेरिया की ग्रेविटी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक पूरी दुनिया में जितनी डेथ हुई हैं बिकॉज ऑफ वॉर्स, उससे कई ज़्यादा डेथ मलेरिया की वजह से हुई हैं। मलेरिया की वजह से सिर्फ हमारी हिस्ट्री और जोग्राफी ही चेंज नहीं हुई है, बल्कि ह्यूमंस के अंदर जो जीन्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 में ये बताया गया है लगभग 3 डेकेड्स में, मतलब 1969 से अगर हम 2000 तक की बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन पीपल इससे इन्फेक्ट हुए हैं, जिनमें कि टेंस ऑफ मिलियन पीपल की यहाँ पे डेथ हुई है। ऑल्दो इसमें मोस्ट ऑफ द डेथ कंसंट्रेटेड हैं इन द अफ्रीकन रीजन। 2019 में लगभग 23 करोड़ मलेरिया के केसेस वर्ल्ड वाइड देखे गए थे, जिसमें कि लगभग 4 लाख लोगों की डेथ एस्टिमेट की गई थी। और उसमें भी मलेरिया की वजह से 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। 2019 में ही लगभग 67% बच्चों की वर्ल्ड वाइड डेथ हुई थी, मतलब 4 लाख में से लगभग 2,74,000 तो उसमें 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चे ही थे। और उसमें भी सबसे ज़्यादा बर्डन आता है अफ्रीका के ऊपर। दुनिया में मलेरिया के केसेस और डेथ में से 94% केसेस अफ्रीका में ही गिने जाते हैं। पर इन सब खबरों के बीच एक बहुत अच्छी खबर आ रही है फ्रॉम WHO। WHO ने पहली बार दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन जो कि बच्चों के लिए बनी है, जिसका नाम है RTS-S और AS01, या फिर आप इसे जानते हैं बाय द नेम ऑफ मॉस्किरिक्स मलेरिया वैक्सीन। ये पहली वैक्सीन है जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज के खिलाफ है, और ये वैक्सीन बनाई गई है ब्रिटिश ड्रग मेकर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा, या फिर जिसे आप जानते हैं GSK। इस वैक्सीन से क्या फ़ायदा होने वाला है, किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसका यूजेस कौन करेगा और इससे इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सब हम जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित चौहान और आप सभी का स्वागत है द एस्पिरेंट्स क्लब में। मॉस्किरिक्स मलेरिया वैक्सीन, ये वैक्सीन आज से डेवलप नहीं हुई है। ये वैक्सीन 1987 से डेवलप करी जा रही है GSK के द्वारा, बट 2019 में इसे पहली बार मंजूरी मिली एक पायलट प्रोग्राम चलाने के लिए, जहां पे लगभग 20 लाख बच्चों को ये वैक्सीन दी गई पायलट बेसिस पे इन घाना, केनिया एंड मलावी। और इन पिछले 30 सालों में इसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। कई बार कुछ खामियां भी सामने आई, बट उन खामियों को दूर करते हुए ग्लैक्सोस्मिथ ने पहली बार 30 साल बाद इस वैक्सीन की मास प्रोडक्शन के लिए मंजूरी ले ली है। जैसा कि WHO के हेड टेड्रोस ने कहा कि ये वैक्सीन एक पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। अब ये इतनी बड़ी डिस्कवरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारी वैक्सीन्स ऑलरेडी मार्केट में हैं अगेंस्ट वायरस और बैक्टीरिया, बट ये पहली बार ऐसी वैक्सीन आई है जो ह्यूमन पैरासाइट के खिलाफ लड़ रही है। तो ये इतनी बड़ी डिस्कवरी है क्यों और कैसे ये मलेरिया ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। मलेरिया एक स्पीशीज है जो ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द मलेरियन पैरासाइट दैट इज लार्वेनिया, जो पहली बार मिली थी आज से लगभग 10,000 साल पहले गोरिल्लाज में। ये जो डिजीज है ये कॉज की जाती है बाय द यूनिसेल्युलर प्रोटोजोअन पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और ये 5 पैरासाइट स्पीशीज हैं, जिसमें कि सबसे डेडली स्पीशीज है आपकी प्लाज्मोडियम, जो ह्यूमंस में मलेरिया का एक कारण बनती है। ये डिजीज कॉज की जाती है वो मॉस्किटोज के द्वारा जो मलेरियन पैरासाइट को अपने साथ कैरी करते हैं, और वो जब कभी भी किसी ह्यूमन बींग को बाइट करते हैं तो उनके सलाइवा के थ्रू वो बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स के अंदर एंटर हो जाता है। सबसे पहला टारगेट होता है लीवर। लिवर में ये काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं अपने होस्ट सेल के अंदर, और धीरे धीरे ये ह्यूमन ब्लड और RBC को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। हैवी फीवर, लॉस ऑफ ब्लड, कोवल्जन्स, मसल पेन, हेडेक के साथ साथ कई बार कोमा की परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं। ये डिजीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि लगभग हर साल 4 लाख लोगों की इसकी वजह से डेथ हो जाती है, और जिसमें से कि 60% तो सिर्फ चिल्ड्रंस ही रहते हैं। बट ये जो डिस्कवरी है ये इंडिया के लिए कैसे इतनी यूज़फुल है, जबकि हम ये बोल रहे हैं कि दुनिया के लगभग 94% केस सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। 1947 में इंडिया में लगभग 75 मिलियन केसेस आए थे, जिसमें से कि डेथ हुई थी 8 लाख लोगों की।
वहीं पे 1994 में ये केस घट के हो जाते हैं 2.5 मिलियन केसेस, और जिसमें से कि इंडिया में डेथ हुई थी 1122 लोगों की। यही जो आंकड़ा है 2019 में घटकर हो जाता है 3,38,000 पे टोटल केसेस पे, जिसमें कि टोटल डेथ हुई थी 77, और वहीं पे ये आंकड़ा 2021 जुलाई तक घट के हो जाता है 64,000 इफ यू कंसीडर द टोटल नंबर ऑफ केसेस, एंड इसमें जो टोटल डेथ्स हुई हैं दैट इज 35 ओनली। ऑल्दो ये जो आंकड़ा है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि इंडिया में ये डेथ सिर्फ 35 ही नहीं बल्कि ये डेथ्स हज़ारों में पहुंच जाती हैं। पर WHO ने इंडिया को अप्रिशिएट करते हुए ये कहा है कि इंडिया ने काफ़ी तेज़ी से अपने केसेस रिड्यूस किए हैं, और वहीं साथ साथ इंडिया में डेथ की जो संख्या है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है, जिसमें कि हर साल रिडक्शन देखने को मिल रहा है लगभग 18 से 20% तक का। ऑल्दो ये नंबर्स परसेंटेज में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट अगर आप टोटल नंबर ऑफ केसेस देखें तो ये काफ़ी सारे केसेस हो जाते हैं। इंडिया में पूरी दुनिया के लगभग 30% ग्लोबल मलेरिया केसेस हैं, और ऐसा नहीं ये पूरे इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया में कुछ राज्य जैसे कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, इन 5 स्टेट्स में ही लगभग 45% केसेस आपके कंसंट्रेटेड हैं। मतलब लगभग 3,38,000 केसेस में से 1,53,000 केसेस सिर्फ इन 5 राज्यों में सीमित हैं, और इसमें भी डेथ का आंकड़ा और ज़्यादा हो जाता है। जब हम ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो 63% हो जाती हैं इन 5 राज्यों में। सो अगर हम इस वैक्सीन को इंडिया में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो लाखों लोगों के ऊपर पड़ने वाले बर्डन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, वहीं पे काफ़ी सारे लोगों की हम यहाँ पे जान भी बचा सकते हैं। ऑल्दो ये डिस्कवरी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि हम कैसे अपने फाइनेंसेस को मोबिलाइज करेंगे, कैसे वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑल्दो GSK की बात करें तो GSK ने हर साल कमिट किए हैं 1.5 करोड़ डोजेज ऑफ वैक्सीन टिल 2028, और GlaxoSmithKline ने भी अपना जो मार्जिन है वो काफ़ी हद तक सीमित कर दिया है टू ओनली 5% ओवर एंड अबव द कॉस्ट। अब देखिए, ऑल्दो ये जो नंबर है दैट इज़ 1.5 करोड़ डोजेज का, ये तो काफ़ी बड़ा नज़र आता है, बट WHO के कुछ प्रोजेक्शन के हिसाब से ये माना गया है कि हमें हर साल लगभग 5 से 10 करोड़ डोजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है 2030 तक, और वो भी जब हम मोस्टली रिसोर्सेज अपने मॉडरेट टू हाई ट्रांसमिशन एरियाज़ में डिप्लॉय करते हैं, जिसमें कि इंडिया और दुनिया के काफ़ी सारे एरियाज़ इंक्लूड ही नहीं किए जाते हैं। अब इसमें देखना यह है कि कैसे WHO इस सिचुएशन को संभालता है, एंड कैसे ये जो प्रोडक्शन में आने वाली कमी है इसकी आपूर्ति करता है। और हमें आपके सजेशन जानने में भी बहुत खुशी होगी। आप अपने सजेशन लिख के हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ WHO, एंड WHO कैसे अपने इन सभी चैलेंजेस को फुलफिल कर पाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस। और जाते जाते मैं आपसे आशा करूंगा कि आप अपने ज्ञान चक्षुओं की मदद से उस सब्सक्राइब बटन के ऊपर एक नॉलेज पंच देना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।